हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग सचिन सर के नोट्स का एग्जाम्पल 91 पे दोस्तों हिंदी का एपिसोड स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। ये थ्योरी पार्ट 1 रहने वाला है साथियों। जिन भाई बहनों को पीडीएफ चाहिए दोस्तों इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने भाई बहन और अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों। इस चैनल पर दोस्तों अब बिहार पुलिस का तैयारी भी करवाया जाएगा दोस्तों, सेट प्रैक्टिस दोस्तों। आज तक जो 2010 से लेके 2022 तक जो बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों प्रीवियस ईयर्स, उसका भी क्वेश्चन सेट आपको एक 100 क्वेश्चन करवाया जाएगा दोस्तों। जिन भाई बहनों का बिहार से जो भाई बहन होंगे दोस्तों वो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अपने भाई बहन को इस बहाली में इंक्लूड होने के लिए भरने के लिए बोलिए दोस्तों। और इतना बड़ा बहाली आज तक बिहार में नहीं निकाला गया। 21,000 प्लस सीट है दोस्तों बिहार पुलिस का। इसलिए आप भाई बहनों से यही गुजारिश है, जिन भाई बहनों का छोटा भाई बहन होंगे उनको जरूर से जरूर भरवाइए और उनको लूसेंट और एक कॉम्बो बुक आता है महेश बनवाल का, उसको पढ़ने बोलिए। और दोस्तों एक सेट रेगुलर लगाने के लिए बोलिए। और 2010 से लेकर 2022 तक जो प्रीवियस क्वेश्चन आंसर है, बोले बिहार पुलिस का क्या पैटर्न है उसका क्वेश्चन आंसर देखिए, एक बार पढ़िए। उसके बाद एक सेट जरूर आप लोग मारिए। इस चैनल पे आपको सेट प्रैक्टिस ही करवाया जाएगा। 100 क्वेश्चन का सेट प्रैक्टिस आपको प्रत्येक दिन एक सेट उपलब्ध करवाया जाएगा दोस्तों। और सीटेट का जो चल रहा है दोस्तों वो सीटेट का चलते रहेगा दोस्तों। इस चैनल का दोस्तों टेलीग्राम चैनल भी आप लोग वहाँ जुड़िए, वहाँ आपको बिहार पुलिस का सेट प्रैक्टिस दिया जाएगा उस चैनल पर, टेलीग्राम पे दोस्तों। और सीटेट का दोस्तों आपको व्हाट्सअप कीजिए या तो कॉल कीजिए दोस्तों। उसके बाद हम आपको आपका पर्सनल जो व्हाट्सअप नंबर है वो सेंड कीजिए, हम उस पर आपको पीडीएफ सीटेट का नोट्स का सचिन सर का हम उपलब्ध कर देंगे। चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला पार्ट है हिंदी का दोस्तों, भाषा हिंदी। देखिए चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हिंदी भारत की क्या है दोस्तों? राजभाषा। क्या है? राजभाषा है साथियों। याद रखिएगा, हिंदी जो है भारत की कैसी भाषा है? राजभाषा है दोस्तों, ना कि राष्ट्रभाषा। ऑप्शन में राष्ट्रभाषा दिया रहेगा। आप लोग को राष्ट्रभाषा को कभी भी टिक नहीं करना है दोस्तों, ये गलत हो जाएगा अगर टिक कीजिएगा। आप जब भी टिक करना है तो राजभाषा को टिक करना है दोस्तों। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल है दोस्तों। कितनी भाषा? 22 भाषाएं शामिल है दोस्तों। पहला देखिए असमिया है, दूसरा बंगला है, तीसरा आपका गुजराती है दोस्तों, फिर हिंदी है, फिर आपका कन्नड़ है, फिर कश्मीरी है, फिर कोंकणी है, मलयालम है, मणिपुरी है, मराठी है, नेपाली है, फिर ओडिसी है दोस्तों, फिर पंजाबी है, संस्कृत है, सिंधी है, तमिल है, तेलुगु है, उर्दू है, बोडो है और संथाली है, मैथिली है और डोगरी है दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुसार इंग्लिश लैंग्वेज एक सहयोगी प्रशासनिक भाषा है। तो क्या है? एक सहयोगी प्रशासनिक भाषा है। चलिए शास्त्रीय भाषाएं देखते हैं हम लोग। फिर से एक बार देख लीजिए दोस्तों, इसको याद कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन इससे फिक्स रहेगा दोस्तों, इससे आपको एक क्वेश्चन 100% आएगा दोस्तों। 3 ऑप्शन दे देगा दोस्तों, हिंदी कन्नड़ और हिंदी गुजराती और कन्नड़ दे देगा। एक ऑप्शन तमिल भी दे दिया जाएगा दोस्तों। उसमें पूछेगा कौन नहीं है और कौन है, तो आप लोग याद रखिएगा तो आप कंफर्म जानिएगा दोस्तों। इसलिए 22 भाषा को दिमाग में फिट कीजिए। पहला कौन है आप लोग सो देखिए, पहला है आपका असमिया। पहला कौन है? असमिया दोस्तों। फिर बंगला है, फिर आपका गुजराती है, फिर आपका हिंदी है, फिर आपका कन्नड़ है, कश्मीरी है, कोंकणी है, मलयालम है, मणिपुरी है, मराठी है, नेपाली है, उड़ीसी है, पंजाबी है, संस्कृत है, सिंधी है, तमिल भी है, तेलुगु भी है दोस्तों, उर्दू भी है, बोडो भी है और संथाली है, मैथिली है, डोगरी है। मतलब 22 भाषा उल्लेखित है दोस्तों। ये 22 भाषाओं को दिमाग में फिट रखिए। कितना अनुसूची? 8वीं अनुसूची में दोस्तों। चलिए हम लोग भारतीय संविधान के अनुसार इंग्लिश लैंग्वेज एक सहयोगी प्रशासनिक भाषा है। कैसी है दोस्तों? सहयोगी प्रशासनिक भाषा है दोस्तों। शास्त्रीय भाषा देखिए, तमिल है, शास्त्रीय भाषा याद रखिएगा, तमिल है, संस्कृत है, कन्नड़ है, तेलुगु है, मलयालम है, आपका उड़िया है। ये कैसी भाषा है? 1 2 3 4 5 6 जो है दोस्तों आपका शास्त्रीय भाषा। शास्त्रीय भाषा कितना? 6 है साथियों, इसको याद रखिएगा।
आपका तमिल है, आपका तमिल है दोस्तों, संस्कृत है, कन्नड़ है, तेलुगु है, मलयालम है, उड़िया है। फिर से एक बार याद रखिए, उड़िया है, मलयालम है, तेलुगु है, कन्नड़ है, संस्कृत है और तमिल है। ये सब क्या है? शास्त्रीय भाषाएं दोस्तों। क्या है? शास्त्रीय भाषाएं हैं। RTE मातृभाषा के माध्यम से अधिगम की अनुशंसा क्लास 8 तक के लिए करता है। तो मातृभाषा के माध्यम से अधिगम मतलब सीखने की अनुशंसा क्लास 8 तक करता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भाषा शिक्षा की अवधारणाएं दोस्तों, चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। भाषा शिक्षा की अवधारणाएं साथियों, चुनौतीपूर्ण अवधि की परिकल्पना। चुनौतीपूर्ण अवधि की परिकल्पना, बोधगम्य, निवेश और सकारात्मक पुनर्वलन दोस्तों। क्या क्या है? भाषा शिक्षण की अवधारणाएं कौन कौन सा है? चुनौतीपूर्ण अवधि की परिकल्पना, फिर बोधगम्य, निवेश और सकारात्मक पुनर्वलन है दोस्तों। क्या सकारात्मक पुनर्वलन है? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भाषा अधिगम एवं अर्जन दोस्तों। भाषा अर्जन देखिए, भाषा अर्जन साथियों, भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत बच्चा अपने आसपास के वातावरण, परिवार में रहकर भाषा को सीखते हैं। क्या करते हैं? रहकर भाषा को सीखता है दोस्तों। वह दूसरों का अनुकरण करके भाषा को सीखता है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसके लिए कोई औपचारिक साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है दोस्तों। इसके लिए कोई औपचारिक साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह एक प्रकार की मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होती है दोस्तों। यह एक प्रकार की क्या होती है? मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होती है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भाषा अर्जन, भाषा अर्जन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु क्या है दोस्तों? भाषा अर्जन की प्रक्रिया सहज और स्वाभाविक होती है। कैसी होती है दोस्तों? भाषा अर्जन की प्रक्रिया सहज और स्वाभाविक होती है दोस्तों। सहज और स्वाभाविक। चलिए, इसमें किसी व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती है। क्या दोस्तों? इसमें किसी व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती है। भाषा अर्जन में सर्वाधिक महत्व परिवार और समाज को होता है दोस्तों। भाषा अर्जन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? परिवार और समाज दोस्तों। भाषा अर्जन में मतलब सीखने में। भाषा अधिगम देखिए, अधिगम का तात्पर्य होता है सीखना। अधिगम का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों? सीखना। किसी भी प्रकार के अधिगम की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है दोस्तों। फिर से देखिए, अधिगम का तात्पर्य सीखना। किसी भी प्रकार के अधिगम की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। इसमें औपचारिक साधनों का प्रयोग किया जाता है। भाषा अधिगम में नियम और व्याकरण का प्रयोग किया जाता है। भाषा अधिगम में साथियों नियम और व्याकरण का प्रयोग किया जाता है। इसे द्वितीयक भाषा, इसे क्या कहते हैं? द्वितीयक भाषा के नाम से भी जानते हैं। इसे द्वितीयक भाषा के नाम से जानते हैं साथियों। भाषा अधिगम से संबंधित तथ्य देखिए। भाषा अधिगम के संबंधित तथ्य क्या है? इसमें भाषा के नियम सीखे जाते हैं। इसमें भाषा के नियम सीखे जाते हैं। भाषा अधिगम औपचारिक शिक्षा द्वारा किया जाता है। भाषा अधिगम जो है साथियों औपचारिक शिक्षा के द्वारा किया जाता है। भाषा अधिगम विद्यालय में प्रारंभ होता है। भाषा अधिगम कहाँ होता है? विद्यालय में प्रारंभ होता है। भाषा अधिगम में बच्चों को प्रयास करना पड़ता है। भाषा अधिगम में बच्चों को प्रयास करना पड़ता है। इसमें व्याकरण की आवश्यकता होती है। भाषा अधिगम में क्या जरूरत है दोस्तों? व्याकरण की आवश्यकता है। चलिए, भाषा अधिगम में शिक्षक, विद्यालय, पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकें, शिक्षण पद्धतियाँ आदि की भूमिका रहती है दोस्तों। भाषा अधिगम में शिक्षक, विद्यालय, पाठ्यक्रम, पाठ्यवस्तु, शिक्षण पद्धतियाँ आदि भी की भूमिका रहती है दोस्तों। अधिगम के प्रकार देखिए। अधिगम के प्रकार, क्रियात्मक अधिगम। कैसा अधिगम दोस्तों? क्रियात्मक अधिगम। क्रियात्मक अधिगम में सीखने के लिए क्रियाओं को स्वरूप। क्रियात्मक अधिगम में साथियों मतलब क्रियात्मक सीखने में क्रियात्मक अधिगम में सीखने के लिए क्रियाओं के स्वरूप और क्रियाओं की गति पर ध्यान दिया जाता है। क्या दिया जाता है? क्रियाओं के गति पर ध्यान दिया जाता है साथियों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। शाब्दिक या वाचिक अधिगम। शाब्दिक या वाचिक अधिगम दोस्तों। शाब्दिक या वाचिक अधिगम या सीखने में संकेतों, चित्रों और शब्दों और अंकों आदि के माध्यम से सीखना होता है दोस्तों। क्या बोला गया? फिर से देखिए, शाब्दिक या वाचिक अधिगम दोस्तों। शाब्दिक या वाचिक अधिगम या सीखने में संकेतों, चित्रों, शब्दों और अंकों आदि के माध्यम से सीखना होता है। विचारात्मक अधिगम देखिए दोस्तों। विचारात्मक अधिगम हो गया। विचारात्मक अधिगम में बच्चे समाज में दैनिक जीवन अनुभवों को देखकर और सुनकर और विचार करके सीखते हैं दोस्तों। विचारात्मक अधिगम में व्यक्ति समाज में दैनिक जीवन
अनुभवों को देखकर और सुनकर और विचार करके सीखते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं साथियों। भाषा अधिगम एवं अर्जन के संदर्भ में विद्वानों पर विचार करें। विद्वानों पर विचार करें दोस्तों। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम होता है। बच्चों की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। पियाजे के अनुसार साथियों, भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से विकसित होती है दोस्तों। फिर से देखिए, भाषा अधिगम एवं अर्जन के संदर्भ में विद्वानों के विचार क्या है दोस्तों। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे भाषा समाज के संपर्क का ही परिणाम है, और पियाजे के अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के अंतःक्रिया के माध्यम से विकसित होता है दोस्तों। और चोम्स्की क्या बोलते हैं, सो देखिए, चोम्स्की के अनुसार दोस्तों भाषा अर्जन की क्षमता बालकों में जन्मजात होती है, और वह भाषा की व्यवस्था को पहचानने की शक्ति के साथ पैदा होता है दोस्तों। क्या बोला गया, चोम्स्की के अनुसार दोस्तों भाषा अर्जन की क्षमता बालकों में जन्मजात होती है, और वह भाषा की व्यवस्था को पहचानने की शक्ति के साथ पैदा होती है। भाषा शिक्षण की सिद्धांत देखिए, भाषा शिक्षण के सिद्धांत साथियों, भाषा शिक्षण के सिद्धांत क्या है, सो देखिए हम लोग दोस्तों, अनुबंध के सिद्धांत या सहचर का सिद्धांत, अनुबंध के सिद्धांत या सहचर का सिद्धांत दोस्तों, शिशुवा अवस्था में बच्चे किसी शब्द की पहचान किसी वस्तु या व्यक्ति से उस शब्द का सहचर यानी संबंध, सहचर मतलब संबंध दोस्तों, स्थापित करके सीखते हैं। अर्थात शिशुवा अवस्था में सीखने की प्रक्रिया मूर्त होती है। क्या होती है दोस्तों, मूर्त होती है। शिशुवा अवस्था में सीखने की प्रक्रिया क्या होती है, मूर्त होती है दोस्तों। जैसे पानी कहने के साथ साथ जब बच्चे को पानी दिया जाता है तो वह बच्चा धीरे धीरे पानी शब्द व पानी वस्तु के बीच संबंध स्थापित करके उसे समझने लगता है दोस्तों। फिर से देखिए, जैसे पानी कहने के साथ साथ जब बच्चे को पानी दिया जाता है तो वह बच्चा धीरे धीरे पानी शब्द व पानी वस्तु के बीच संबंध स्थापित करके उसे समझने लगता है दोस्तों। उसे हम क्या कहते हैं, सहचर का सिद्धांत या अनुबंध का सिद्धांत कहते हैं। चलिए अनुकरण का सिद्धांत देखते हैं हम लोग साथियों। अनुकरण का सिद्धांत, इस पद्धति का प्रयोग बालक के आरंभिक शिक्षा में प्रभावी होता है। इसके अंतर्गत बालक अपने परिवार, समाज आदि का अनुकरण नकल करके सीखता है। इस तथ्य के अधिगम में भाषा का गुण दोष समाज, परिवार आदि पर निर्भर करता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर से देखिए, अनुकरण का सिद्धांत क्या बताता है। इस सिद्धांत का प्रयोग बालक आरंभिक शिक्षा में प्रभावी होता है। इसके अंतर्गत बालक अपने परिवार, समाज आदि का अनुकरण नकल करके सीखते हैं। इस तरह के अधिगम में भाषा का गुण दोष समाज, परिवार आदि पर निर्भर करता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत देखिए साथियों। पुनर्बलन का सिद्धांत, अभिप्रेरणा हो गया, रुचि का सिद्धांत या पुनर्बलन का सिद्धांत दोस्तों। किसी कार्य की सफलता हमें अभिप्रेरित करती है कि हम बेहतर कार्य करें, और किसी कार्य की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम उस कार्य में कितनी रुचि लेते हैं। अर्थात बालक का शिक्षा के प्रति रुचि और उत्साह उसे सीखने के लिए प्रेरित करते हैं दोस्तों। अतः शिक्षण संबंधी पाठ्य सामग्री, पाठ्य वस्तु आदि का निर्माण व चयन बच्चों की रुचि के अनुसार होना चाहिए एवं उसे सदैव सीखते रहने के लिए अभिप्रेरित करते रहना चाहिए दोस्तों। अभिप्रेरणा एवं रुचि सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत क्या होता है, इसको समझिए फिर से दोस्तों। किसी कार्य की सफलता हमें अभिप्रेरित करती है कि हम और बेहतर कार्य करें, और किसी कार्य की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम उस कार्य में कितनी रुचि लेते हैं। अर्थात बालक का शिक्षा के प्रति रुचि और उत्साह उसे सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। अतः शिक्षण संबंधी पाठ्य सामग्री, पाठ्य वस्तु आदि का निर्माण व चयन बच्चों के रुचि के अनुसार होना चाहिए एवं उसे सदैव सीखते रहने के लिए अभिप्रेरित करते रहना चाहिए दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्रियाशीलता का सिद्धांत देखिए।
यह सिद्धांत करके सीखने पर बल देता है दोस्तों। क्या करता है? यह सिद्धांत करके सीखने पर बल देता है। जब बालक किसी कार्य को स्वतः करके सीखता है तो वह उसे जल्दी और आसानी से सीख व समझ लेता है। अतः बालकों को सदैव खुद से करके सीखने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना है दोस्तों। 100% सही है दोस्तों। क्रियाशीलता का सिद्धांत होता है कि यह सिद्धांत करके सीखने पर बल देता है। जब बालक किसी कार्य को स्वतः करके सीखता है तो वह उसे जल्दी और आसानी से सीख व समझ लेता है। अतः बालकों को सदैव खुद से करके सीखने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं अभ्यास का सिद्धांत। साथियों, अभ्यास का सिद्धांत क्या होता है इस पर चर्चा करते हैं। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए अभ्यास सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसी से वह हमारे व्यवहार में आती है। भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर मिलने से बच्चों का भाषा विकास जल्दी हो जाता है दोस्तों। अभ्यास का सिद्धांत बताता है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए अभ्यास सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसी से वह हमारे व्यवहार में आती है और भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर मिलने से बच्चों का भाषा विकास जल्दी हो जाता है दोस्तों। चलिए हम लोग आवृत्ति का सिद्धांत देखते हैं। आवृत्ति का सिद्धांत देखिए, भाषा सीखने में आवृत्ति का बहुत महत्व है। सीखी हुई बात को जितना अधिक दोहराया जाएगा वह उतने ही अधिक देर तक याद रखेगा दोस्तों। इसलिए भाषा शिक्षण में पुनरावृत्ति पर भी विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता होती है दोस्तों। पुनरावृत्ति पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता होती है। उसे हम क्या कहते हैं? आवृत्ति का सिद्धांत कहते हैं साथियों। अनुपात और क्रम का सिद्धांत चलिए देखते हैं। अनुपात और क्रम का सिद्धांत क्या बताता है? भाषा कौशल के चारों प्रारूपों श्रवण, वाचन, पठन एवं लेखन। अनुपात और क्रम का सिद्धांत क्या है? भाषा कौशल के 4 प्रारूप हैं। पहला है श्रवण, वाचन, पठन और लेखन। इसे बोलते हैं इंग्लिश में LSRW तो लिसनिंग, रीडिंग। आप इसको समझिए कि निपुणता के लिए अभ्यास क्रम में समान अनुपात बनाए रखने पर जोर देता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भाषा के कार्य एवं इसके विकास में बोलने एवं सुनने की भूमिका देखिए। भाषा के कार्य देखिए दोस्तों। अभिव्यक्ति का साधन क्या है दोस्तों? भाषा व्यक्ति को अपनी आवश्यकता, इच्छा और भावनाएं आदि अभिव्यक्ति करने में सहायता करती है दोस्तों। क्या बोला गया? अभिव्यक्ति का साधन भाषा व्यक्ति को अपनी आवश्यकता, इच्छा और भावनाएं आदि अभिव्यक्ति करने में सहायता करती है। सामाजिक संबंध स्थापित करने में सहायक है दोस्तों। सामाजिक संबंध बनाने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा मानव विकास का मूल आधार है। क्या दोस्तों? भाषा मानव विकास का मूल आधार है। भाषा की शक्ति के माध्यम से ही मनुष्य प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ है। भाषा के अभाव में मनुष्य विचार नहीं कर सकता और विचार के अभाव में वह अपने विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति भी नहीं कर सकता है साथियों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ज्ञान की प्राप्ति में सहायक क्या है? नए ज्ञान की प्राप्ति के लिए भाषा बहुत ही आवश्यक है दोस्तों। नए ज्ञान की प्राप्ति के लिए भाषा क्या है? बहुत ही आवश्यक है। शिक्षा प्राप्ति में सहायक चलिए देखते हैं क्या होता है। शिक्षा प्राप्त करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है दोस्तों। शिक्षा प्राप्त करने के लिए भाषा की बहुत आवश्यकता पड़ती है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भाषा मानव सभ्यता एवं संस्कृति की पहचान है दोस्तों। भाषा जो है मानव सभ्यता एवं संस्कृति की पहचान है। जैसे जैसे मानव समाज ने अपनी भाषा में प्रगति की वैसे वैसे उसकी सभ्यता एवं संस्कृति में विकास हुआ। विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति हुई और श्रेष्ठ साहित्य का सृजन हुआ दोस्तों। आप लोग समझ रहे होंगे। भाषा मानव सभ्यता एवं संस्कृति पहचान है। जैसे जैसे मानव में विकास हुआ दोस्तों। जैसे मानव में पहले आदमी दोस्तों वनवानुष हुआ करता था। अब धीरे धीरे सभ्यता चेंज होते जा रहा है, तो डेवलपमेंट होते जा रहा है। आदमी के विकास में सभ्यता में परिवर्तन होते जा रहा है दोस्तों। जैसे
मानव समाज में अपनी भाषाओं में प्रगति की वैसे वैसे उसकी सभ्यता या संस्कृति में विकास व ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति हुई और श्रेष्ठ साहित्य का भी सृजन हुआ। तो सही बात है। भाषा विकास में सुनने की भूमिका दोस्तों। भाषा विकास में सुनने की भूमिका देखिए, बच्चा अपने परिवार व समाज के लोगों बच्चा जो है दोस्तों अपने परिवार और समाज के लोगों को बोलते हुए सुनता है तथा उनका अनुकरण करता है और बोलने की कोशिश करता है दोस्तों। क्या करता है? बोलने की कोशिश करता है। सुनने के माध्यम से बच्चों में शुद्ध उच्चारण बच्चों में शुद्ध उच्चारण करने के कौशल का विकास होता है। सुनने के माध्यम से ही बच्चा बोलने में आने वाला उच्चारण संबंधी अशुद्धियों को दूर करने में सफल होता है दोस्तों। देखिए, सुनने के माध्यम में बच्चे में शुद्ध उच्चारण करने के कौशल का विकास होता है और सुनने के माध्यम से ही बच्चा बोलने में आने वाले उच्चारण संबंधी अशुद्धियों को दूर करने में सफल होता है। सुनने के माध्यम से ही एक बालक के शब्द भंडार में वृद्धि होती है, जिससे उसकी भाषा विकास में भी वृद्धि होती है दोस्तों। सुनना ध्वनि के विभेदीकरण का सबसे अच्छा माध्यम है। इसके द्वारा बालक स्वर के उतार चढ़ाव को सीखा जाता है दोस्तों। सुनना ध्वनि के विभेदीकरण का सबसे अच्छा माध्यम है। इसके द्वारा बालक स्वर के उतार चढ़ाव को सीखा जाता है दोस्तों। सुनने के माध्यम से बच्चा दूसरों की भावनाओं और विचारों को ज्ञान पाता है दोस्तों। सुनने के माध्यम से बच्चा दूसरों की भावनाओं और विचारों को ज्ञान पाता है। सुनना अन्य भाषा कौशलों के विकास में बहुत सहायक होता है, जैसे वाचन कौशल और लेखन कौशल में विकास दोस्तों। लेखन कौशल में विकास में चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भाषा विकास में बोलने की भूमिका देखें। बोलकर हम अपनी भावनाओं और विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? भाषा विकास में बोलने की भूमिका कहता है बोलकर हम अपनी भावनाओं और विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। बोलने से ही बच्चा शुद्ध उच्चारण सीखता है। बोलने से दोस्तों बच्चा शुद्ध उच्चारण सीखता है। बोलकर ही बच्चा कुशलता और भाषा प्रवाह प्राप्त करता है दोस्तों। बोलकर ही बच्चा कुशलता और भाषा प्रवाह प्राप्त करता है। बातचीत के द्वारा सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है दोस्तों। बातचीत के द्वारा सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका दोस्तों। भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों को शुद्ध उच्चारण की शिक्षा प्रदान करना। विद्यार्थियों को शुद्ध उच्चारण की शिक्षा प्रदान करना। विद्यार्थियों में भाषा की अशुद्धता को समझने की शक्ति का विकास करना। विद्यार्थियों में भाषा की अशुद्धता को समझने की शक्ति का विकास करना। छात्रों को वाक्य रचना के नियम, विराम चिन्हों को शुद्ध प्रयोग आदि का ज्ञान कराना है दोस्तों। छात्रों को वाक्य रचना के नियम और विराम चिन्हों का शुद्ध प्रयोग आदि का ज्ञान करना है दोस्तों। अधिगम में व्याकरण की भूमिका से बच्चों के चारों भाषा कौशल का विकास होता है दोस्तों। अधिगम में व्याकरण की भूमिका में से बच्चों के चारों भाषा कौशल का विकास होता है। भाषा का शुद्धतम प्रयोग करने तथा भाषा में दक्षता प्राप्त करने में व्याकरण मुख्य भूमिका निभाती है दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों को विभिन्न ध्वनि का ज्ञान देना दोस्तों। विद्यार्थियों को विभिन्न ध्वनियों का ज्ञान देना। यह बच्चों में भाषा संबंधी अभिव्यक्ति का विकास करने में सहायक होता है। यह छात्रों को लेखन शैली, मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग करने में शिक्षण देकर उनके लेखन कौशलों में विकास करने में सहायक होता है दोस्तों। व्याकरण से छात्रों में विभिन्न नए शब्दों की समझ विकसित हो जाती है दोस्तों। क्या बोला गया? व्याकरण से छात्रों में विभिन्न नए शब्दों की समझ विकसित हो जाती है। विद्यार्थियों को विभिन्न ध्वनियों का ज्ञान होना। फिर से देखिए दोस्तों, विद्यार्थियों को विभिन्न ध्वनियों का ज्ञान होना यह बच्चों में भाषा संबंधी अभिव्यक्ति का विकास करने में भी सहायक होता है। यह छात्रों को लेखन शैली में मुहावरे, लोकोक्तियों का प्रयोग करने का शिक्षण देकर उनके लेखन कौशल में विकास करने में सहायक होता है। व्याकरण से छात्रों में विभिन्न नए शब्द की समझ विकसित हो जाती है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यह छात्रों को गद्य पद्य में अंतर समझाकर
उनके लेखन कौशल का विकास करने में सहायक है दोस्तों। चलिए हम आगे चलते हैं। व्याकरण छात्रों के लेखन यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, प्रत्यय और उत्तर तथा तत्सम शब्द, तद्भव शब्द आदि का प्रयोग से उनके लेखन कौशल में विकास करने में सहायक है। व्याकरण विधियों को शुद्ध सूचित, शुद्ध युक्ति, लोकोक्ति, मुहावरे आदि का अर्थ निकालने के योग्य बनाता है दोस्तों। ये हम लोग आगे बढ़ते हैं। व्याकरण की शिक्षण प्रवृत्ति, शिक्षण विधि दोस्तों। व्याकरण की शिक्षण विधि क्या? आगमन विधि दोस्तों। देखिए आगमन विधि, इस विधि में अनुभवों, उदाहरणों तथा प्रयोगों के प्रत्यक्ष अध्ययन करके नियम बनाए जाते हैं। यह शिक्षण पद्धति छात्र केंद्रित पद्धति है। छात्र केंद्रित पद्धति है जो छात्रों को कर कर सीखने पर जोर देती है। यह एक मनोवैज्ञानिक तरीका है। तो कैसा है? मनोवैज्ञानिक तरीका दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस विधि में कुछ शिक्षण सूत्रों का पालन किया जाता है। इस विधि में कुछ शिक्षण सूत्रों का पालन किया जाता है, जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर है दोस्तों। क्या बोला गया है? देखिए व्याकरण की शिक्षण विधियाँ दोस्तों। चलिए फिर से एक बार इसको देखते हैं हम लोग। इस विधि में कुछ शिक्षण सूत्रों का पालन किया जाता है। पहला है, पेन चेंज कर लेते हो थोड़ा दोस्तों, ज्ञात से अज्ञात की ओर। याद रखिए, ज्ञात से अज्ञात की ओर। ऑप्शन में दिया रहेगा अज्ञात से ज्ञात की ओर, तो आप देखते के साथ इसको काट दीजिएगा, क्योंकि ज्ञात से अज्ञात की ओर होगा और सरल से कठिन की ओर होगा, अमूर्त से अमूर्त की ओर होगा, स्थूल से सूक्ष्म की ओर होगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर होगा दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। निगमन विधि देखिए, निगमन विधि आपका क्या होगा? इस पद्धति में विद्यार्थियों को पहले नियमों का ज्ञान दिया जाता है। इस पद्धति में विद्यार्थियों को पहले नियमों का ज्ञान दिया जाता है, फिर उन नियमों को एक उदाहरण देकर समझाया जाता है। इस पद्धति को शिक्षक केंद्रित विधि कहा जाता है, जिसमें शिक्षक सभी नियमों को पढ़ाता है। इस विधि में कुछ शिक्षण सूत्रों का पालन किया जाता है। जैसे अज्ञात से अज्ञात की ओर, अज्ञात से अज्ञात की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर दोस्तों। देखिए यहाँ गलत छप गया दोस्तों। ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, नियम से उदाहरण की ओर। तो नियम से उदाहरण की ओर नहीं दोस्तों, सही छपा हुआ है, गलत नहीं है। देखिए इस विधि के कुछ निगमन विधि है दोस्तों। मतलब इस पद्धति में विद्यार्थी को पहले नियमों का ज्ञान दिया जाता है। क्या दिया जाता है? नियमों का ज्ञान दिया जाता है, फिर उन नियमों को एक उदाहरण देकर समझाया जाता है। इस पद्धति को शिक्षक केंद्रित विधि कहा जाता है, जिसमें शिक्षक सभी नियमों को पढ़ाता है। जैसे देखिए इस विधि में कुछ शिक्षण सूत्रों का पालन किया, जैसे अज्ञात से अज्ञात की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, नियम से उदाहरण की ओर। इसे याद कीजिए इसको। अज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त अमूर्त से मूर्त की ओर, स्थूल से सूक्ष्म से स्थूल की ओर। ये निगमन विधि में होता है दोस्तों, याद ध्यान रखिए। क्या कौन सा विधि? निगमन विधि दोस्तों। और नियम से उदाहरण की ओर। ये हम लोग आगे बढ़ते हैं। अनुकरण विधि देखिए, अनुकरण विधि क्या होता है? इस विधि में बालक अनुकरण करके सीखता है। इस विधि में क्या होता है? बालक अनुकरण करके सीखता है, इसलिए इस विधि को अनुकरण विधि कहा जाता है। इस विधि में बालक अपने शिक्षक का अनुकरण यानी नकल करके लिखना व पढ़ना व नवीन रचना करना सीखता है। इस विधि के अंतर्गत बालक शिक्षक के उच्चारण को सुनकर वाचन करना सीखते हैं। पहले शिक्षक बोलता है, फिर बच्चे उसका अनुकरण करते हैं। फिर पहले शिक्षक बोलता है, फिर बच्चे उसका अनुकरण करते हैं। मतलब अनुकरण मतलब दोस्तों नकल करता है, बस टीचर का नकल करके सीखता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। व्याख्यान विधि देखिए। व्याख्यान विधि में दोस्तों किसी तथ्य विषय की व्याख्या की जाती है। क्या होता है? किसी तथ्य की, किसी कहानी की व्याख्या की जाती है। व्याख्यान विधि को शिक्षण
कि सबसे प्राचीन विधि मानी जाती है। कैसे विधि मानी जाती है दोस्तों? सबसे प्राचीन विधि किस विधि को माना जाता है? व्याख्यान विधि को दोस्तों, याद रखिएगा, माना जाता है। इस विधि में शिक्षक की भूमिका प्रमुख होती है, इसलिए इसे शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि कहते हैं। शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि मानी जाती है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भाषा संसर्ग विधि क्या होता है? भाषा संसर्ग विधि दोस्तों, यह एक व्याकरण शिक्षण की विधि है। कैसा? यह एक व्याकरण शिक्षण की विधि है। यह एक व्याकरण शिक्षण की विधि है। इस विधि में रचनाओं के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान लिया जाता है। यह एक व्याकरण शिक्षण की विधि है। इस विधि में रचनाओं के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। प्राथमिक कक्षाओं हेतु यह विधि काम में ली जाती है। प्राथमिक कक्षाओं में हेतु यह विधि काम में ली जाती है। इस विधि के द्वारा छात्रों को अच्छे लेखन की पुस्तकों के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कक्षा कक्ष में बहुभाषिकता एक संसाधन के रूप में क्या बोला गया? कक्षा कक्ष में बहुभाषिकता एक संसाधन के रूप में है दोस्तों। देखिए, बहुभाषिकता कक्षा विद्यार्थियों के शब्द भंडार में वृद्धि करती है। बच्चे अपने विचारों को अपनी मातृभाषा में सहज रूप से व्यक्त करते हैं, जिससे उसके मौखिक कौशल का विकास होता है। तो क्या होता है? विकास होता है। बहुभाषिकता का गुण बच्चों को रचनात्मक का विकास करने में सहायक होता है। बहुभाषिकता का गुण क्या है? बच्चों के रचनात्मक विकास करने में सहायता करना। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। कक्षा में विभिन्न भाषाओं का प्रयोग करना सांस्कृतिक आदान प्रदान का भी माध्यम है दोस्तों। भिन्न भाषाओं के प्रयोग करने से सभी छात्रों को एक दूसरे से भाषा समझने का अवसर मिलता है तथा वह अपनी मातृभाषा का सम्मान करने के साथ ही दूसरों की भाषाओं और संस्कृतियों का सम्मान करना सीखता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुभाषिकता क्षमता, संज्ञानात्मक वृद्धि, सामाजिक सहिष्णुता, विस्तृत चिंतन और बौद्धिक उपलब्धियों के स्तर को बढ़ाती है। इसलिए भाषाओं को विद्यालय में एक संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाता है दोस्तों। इसलिए हम आगे चलते हैं। अलग अलग भाषिक पृष्ठभूमियों से होने के कारण बच्चों के शब्दों व उनके उच्चारण में भिन्नता पाई जाती है। इसलिए भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को पीछे नहीं छोड़ा जा सकता है। बच्चों की भाषा विविधता को एक संसाधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। बच्चों की भाषा विविधता को एक संसाधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इस बात के प्रमाण भी मिले हैं कि द्विभाषी बच्चों की वैचारिक क्षमता अन्य बच्चों की तुलना में अच्छी होती है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कक्ष में बहुभाषिकता की एक चुनौती के रूप में दोस्तों, कक्ष में बहुभाषिकता की एक चुनौती के रूप में देखना है। चलिए देखते हैं हम लोग। बच्चे पर क्षेत्रीय भाषाओं का प्रभाव देखिए। बच्चों पर क्षेत्रीय भाषाओं का प्रभाव क्या होता है, इसको देखिए दोस्तों। भारत एक बहुभाषी देश है। कैसा देश है? भारत एक बहुभाषी देश है। विभिन्न क्षेत्रों की अपनी भाषा होती है और क्षेत्रीय भाषाओं का छात्रों पर प्रभाव पड़ता है, जो शिक्षण प्रक्रिया में एक चुनौती है दोस्तों। शिक्षण प्रक्रिया में क्या है? एक चुनौती है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। छात्रों में भाषाई कौशल विकसित करने की चुनौती देखिए। भाषाई विविधता के कारण छात्रों में भाषा कौशल के विकास में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव भाषाई कौशल पर भी प्रभाव पड़ सकता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं साथियों। शिक्षक के लिए बहुभाषिकता की चुनौती से क्या है? शिक्षक के लिए बहुभाषिक की चुनौती दोस्तों। यदि किसी शिक्षक को अपने क्षेत्र से दूर किसी अन्य क्षेत्र में पढ़ाने के लिए कहा जाता है, जहां वह शिक्षक वह भाषा नहीं जानता जो उस क्षेत्र में बोली जाती है, तो वहाँ शिक्षक द्वारा बच्चों को पढ़ाना एक चुनौती होती है दोस्तों। फिर से देखिए एक बार।
शिक्षक के लिए बहुभाषिकता की चुनौती। यह किसी शिक्षक को अपने क्षेत्र से दूर किसी अन्य क्षेत्र में पढ़ाने के लिए कहा जाता है। जहाँ वह शिक्षक वह भाषा नहीं जानता जो उस क्षेत्र में बोली जाती है, तो वहाँ शिक्षक द्वारा बच्चों को पढ़ाना एक चुनौती हो जाती है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। भाषा के प्रति बच्चों की रुचि और योग्यता का अभाव दोस्तों। चलिए देखते हैं हम लोग। भाषा शिक्षण की समस्याओं में से एक समस्या है साथियों कि छात्रों में भाषा के प्रति रुचि और प्रवृत्ति की कमी होती है। साथियों, अगर वीडियो आप लोग देखते हैं, जो भाई बहन नए साथी हमारे होंगे, नए बहन जो होंगे, वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच भी वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि वीडियो आप ही सबके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, आप लोगों के लिए बनाते हैं। तो आप लोग जरूर से जरूर वीडियो अगर देखते हैं पूरा दोस्तों, आप वीडियो देखिए तो पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए। नहीं कि वीडियो देखिए और भाग दीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिए। वीडियो देखते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, जिससे भाषा शिक्षण का अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है दोस्तों। क्या फिर से देखिए, भाषा के प्रति बच्चों की रुचि और योग्यता का अभाव क्या होता है। भाषा शिक्षण की समस्याओं में से एक समस्या यह है कि छात्रों में भाषा के प्रति रुचि और प्रवृत्ति की कमी होती है, जिससे भाषा शिक्षण का कार्य अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है। चलिए देखिए, अधिक भीड़ भाड़ वाली कक्षाएं पर चर्चा करते हैं। अधिक भीड़ भाड़ वाली कक्षाएं कैसी होती हैं, इस पर चर्चा करते हैं हम लोग साथियों। अधिक भीड़ भाड़ वाली कक्षाएं आमतौर पर शिक्षक की भाषा को प्रभावी ढंग से पढ़ाने की क्षमता को कम कर देती है और शिक्षार्थियों की भाषा शिक्षण को प्रभावित करती है। क्या बोला गया, फिर से देखिए। अधिक भीड़ भाड़ वाली कक्षाएं आमतौर पर शिक्षक की भाषा को प्रभावी ढंग से पढ़ाने की क्षमता को कम कर देता है और शिक्षार्थियों की भाषा शिक्षण को प्रभावित कर देता है। अध्ययन सामग्री की कमी देखिए। अध्ययन सामग्री की कमी क्या होता है। भाषा विविधता वाली कक्षा में भाषा शिक्षण के लिए अध्ययन सामग्री की कमी भी एक समस्या है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, भाषा कौशल पर चर्चा करना। क्या है दोस्तों, भाषा कौशल है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी। मनुष्य कैसे प्राणी है साथियों, याद रखिएगा ये हमेशा के लिए VVI दोस्तों पूछा जाता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में अन्य व्यक्तियों से संप्रेषण स्थापित करने के लिए वह बोलकर, लिखकर, अपने भावों या एवं विचारों को अभिव्यक्त करता है तथा सुनकर या पढ़कर दूसरों के विचारों को ग्रहण करता है। इस प्रकार भाषा के दो अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं। तो इस प्रकार कितने अभिव्यक्तात्मक कौशल? दो हैं दोस्तों। पहला है बोलना, दूसरा है लिखना। इन दोनों माध्यम से हम अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं और भाषा के दो ही ग्रहणात्मक कौशल है, सुनना और पढ़ना। इन दोनों के माध्यम से हम दूसरों के विचारों या उनकी बातों को ग्रहण कर सकते हैं। भाषा से संबंधित इन चारों क्रियाओं के प्रयोग करने की क्षमता को भाषा कौशल कहा जाता है दोस्तों। फिर से एक बार देखा जाए दोस्तों, भाषा एक कैसी प्राणी, सामाजिक प्राणी। भाषा एक कैसा वर्ड दोस्तों, मनुष्य एक कैसा, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में अन्य व्यक्तियों से संप्रेषण स्थापित करने के लिए बोलकर या लिखकर अपने भावों एवं विचारों को अभिव्यक्त करता है तथा सुनकर या पढ़कर दूसरों के विचारों को ग्रहण करता है। इस प्रकार भाषा के दो अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं। पहला है बोलना, दूसरा है बोलना और लिखना। तो इन दोनों माध्यम से हम अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं और भाषा के दो ही ग्रहणात्मक कौशल है, सुनना और पढ़ना। इन दोनों माध्यम से हम दूसरों के विचारों और उनकी बातों को ग्रहण कर सकते हैं। भाषा से संबंधित इन चारों क्रियाओं के प्रयोग करने की क्षमता को भाषा कौशल कहा जाता है। इनका विकास एवं इनमें क्षमता प्राप्त करना ही भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। उसको क्या है, क्षमता प्राप्त करना ही भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। भाषा शिक्षण के लिए आवश्यक चारों कौशल परस्पर एक दूसरे से अंतर संबंधित है। कैसा अंतर संबंधित होते हैं। प्रत्येक कौशल का विकास किसी न किसी रूप से एक दूसरे पर निर्भर करता है दोस्तों। चलिए हम लोग यहीं पे ये वीडियो को स्टॉप करते हैं साथियों। आपका वीडियो 40 मिनट के लगभग हो चुका है भाई एवं बहनों। आप लोग यहीं तक इस वीडियो को देखिए और
1 से 2 बार वीडियो को जरूर से जरूर देखिए। अपने दोस्तों, भाई बहनों, अपने साथियों के पास इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिए। जो नए भाई बहन, नए दोस्त हैं दोस्तों, उस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। धन्यवाद साथियों।